हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज हमारा स्टैटिक जीके का 12th वीडियो होने जा रहा है, जिसमें हम यूएन डिस्कस करेंगे, मतलब यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस को हम डिस्कस करेंगे। और इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे कि सेक्रेटरी काउंसिल, जनरल असेंबली, यूएन के अलग अलग पार्ट्स, फिर उसके बाद इसका फॉर्मेशन, फिर इसके प्रेसिडेंट वगैरह, सेक्रेटरी जनरल्स, कब ये बना, क्या इसका रीजन है बनने का, ये सब चीजें। बहुत वास्ट टॉपिक है ये। तो हम इसको दो पार्ट में करेंगे, ठीक है। आज हम इस वीडियो में पहला पार्ट कवर करेंगे, और जो हमारी 13th वीडियो होगी, नेक्स्ट वीडियो, उसमें हम सेकंड पार्ट करेंगे। पिछले वीडियो में हमने बुक्स और न्यूज़पेपर डिस्कस किए थे, इंपॉर्टेंट। तो जिन लोगों ने लास्ट वीडियो नहीं देखा था, वो देख लीजिए एक बार। और चलिए, आज का हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो मैं आपको लेके चलता हूँ अपने स्क्रीन पे, और फिर हम आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज। ओके, आई गेस आपको मेरी स्क्रीन विजिबल होगी सब लोगों को, ठीक है। तो आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं, ठीक है। यूएन शुरू करने से पहले मैं आपको इसका एक बेसिक छोटा सा हिस्ट्री बता देता हूँ। जैसे कि हमारी जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई, सॉरी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी। तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को खत्म किया गया, तो वो एक ट्रीटी के तहत किया गया, यानी कि एक संधि बनाई गई, जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, ठीक है। इसको फ्रांस में साइन किया गया था। और फिर उसके तहत एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, जिसका नाम था लीग ऑफ नेशंस, ठीक है। और ये लीग ऑफ नेशंस इसलिए बनाई गई थी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर ना हो। मतलब बहुत ज्यादा पहली वर्ल्ड वॉर में लोगों ने तबाही देखी थी, बहुत सारे डेथ्स देखे थे, अपनों का खो जाने का गम, पैसा लॉस, प्रॉपर्टी का लॉस, ये सब चीजें देखा था। और वो नहीं चाहते थे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो, इसीलिए लीग ऑफ नेशंस को बनाया गया, है ना। तो लेकिन क्या हुआ, हमने देखा कि लीग ऑफ नेशंस जो था पूरी तरह से फेलियर हो गया। क्यों फेलियर हो गया? क्योंकि वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर को रोकने में नाकाम रहा पूरी तरह से। तो इसलिए अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ, तो फिर अब मतलब एक तरह से हमको एक ऐसी स्ट्रांग ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत थी, जो कि वाकई में सिर्फ पेपर पे वर्क ना करे, बट कि एक्चुअल में, एक्चुअल रियलिटी में देशों को फाइट करने से रोके। तो फिर हमने यूनाइटेड नेशंस बनाया, है ना। तो अब आइए यूनाइटेड नेशंस को पढ़ते हैं और इसके बारे में थोड़ा समझते हैं, ठीक है। फर्स्ट, द नेम यूनाइटेड नेशंस was adopted on the suggestion of the then US President FD रूजवेल्ट, ठीक है। तो ये जो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे, इनके मतलब इन्होंने ये नेम सजेस्ट किया था यूनाइटेड नेशंस, और उसी को अडॉप्ट कर लिया गया, ठीक है। एक तरह से ये यूनाइटेड नेशंस है, तो कहने का मतलब है कि पूरे वर्ल्ड के लिए, बट कह सकते हैं कि एक तरह से ये अमेरिका का ही मतलब साथ देता है, और अमेरिका की बातें मानता है, ठीक है। आगे इसके फंक्शंस हम देखते हैं, तो धीरे धीरे चीजें और क्लियर होंगी, है ना। To prepare the format of the UN meeting of the representatives of prominent countries held from 21st August to 7th October 1944 at Dumbarton Oaks Building in Washington। तो जैसे कि जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी इंस्टीट्यूशन तैयार किया जाता है, मान लीजिए कि आप कोई बिजनेस खोल रहे हो या कोई ऑर्गेनाइजेशन सेटअप कर रहे हो, तो उसके लिए पहले आप क्या करोगे? पहले एक रफ शीट पे हर चीज डिस्कस करोगे, उसके प्लान्स वगैरह बनाओगे कि कैसे ये काम करेगा, कैसे इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होने वाला है। तो उसी तरह से जब इसको बनाया जा रहा था यूएन को, तो इसका फॉर्मेट प्रिपेयर करने के लिए कि क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स होंगे, क्या क्या ये काम करेगा, एक मीटिंग हुई, ठीक है। जिसमें कि अलग अलग देशों से कई सारे रिप्रेजेंटेटिव्स आए। और वो मीटिंग कब से कब तक हुई? तो पहली मीटिंग जो हुई थी वो 21 अगस्त को हुई थी, और तब से लेकर के 7 अक्टूबर तक पूरी ये मीटिंग चलती रही। कब? 1944 की ये बात है, ठीक है। और इसका लोकेशन क्या था? ये था डम्बार्टन ऑक्स बिल्डिंग इन वॉशिंगटन, ठीक है। तो ये वॉशिंगटन में ये मीटिंग्स चली। नेक्स्ट, वॉशिंगटन आपको पता है अमेरिका में है ना, इसलिए मैं इसको कह रहा हूँ कि ये अमेरिका की ऑर्गेनाइजेशन है एक तरह से। नेक्स्ट, फिर ये जब मीटिंग्स वगैरह सब हो गई, तो यूएन का फॉर्मेशन हो गया। और यूएन का फॉर्मेशन क्या है? 24 अक्टूबर 1945, ठीक है। तो 1945 आपको याद रखना है कि यूएन का फॉर्मेशन ईयर है, और डेट अगर पूछेगा तो ये 24 अक्टूबर हो जाएगा। Next. The Charter of the UN was signed on 26 June 1945 by representative of 50 nations, ठीक है। तो चार्टर आप कह सकते हो रूल बुक जो थी, या फिर एक तरह का, मतलब कहने का मतलब है कि एक ऐसा पेज था जिसपे आप कह सकते हो कि सारी इंस्ट्रक्शंस वगैरह लिखे हुए थे। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, उसके लास्ट पेज पे अगर किसी ने साइन कर दिया, तो वो एक तरह से आपका उसका ही वो रूल बुक हो गया। तो उसको 50 देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स ने साइन किया था 26 जून को, ठीक है। through the number of though the number of founder of the member countries was 51 who attended the San Francisco conference. Later on, Poland signed the charter and became the 51st founder member.
तो कहने का मतलब है कि ये 50 मेंबर्स ने ही इसको साइन किया था, और उन्होंने ही सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस भी अटेंड किया था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि पोलैंड ने इसको साइन किया, इसके चार्टर को, और एक ऐड हो गया एक कंट्री, और 51 फाउंडिंग मेंबर उसके बन गए। फाउंडिंग मेंबर का मतलब होता है वो कंट्री जो फाउंडेशन डे पे प्रेजेंट रहे, या उसके फाउंडेशन में हेल्प करें, या फाउंडेशन में उसके साइन करें, ठीक है। तो उसके बनने में जो पूरी तरह से कंट्रीब्यूशन करें, वो हो जाते हैं उसके फाउंडर मेंबर, ठीक है। अच्छा, 26 से आपको एक चीज और भी याद आ रही होगी। 26 हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्यों आपको पता है? क्योंकि 26 नवंबर को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था, और 26 जनवरी को ये लागू किया गया था ना, इसलिए 26 हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट डेट है। तो एक तरह से याद करने में थोड़ा आपके लिए आराम होगा कि 26 को तीन इंपॉर्टेंट हुए थे, इवेंट हुए थे। एक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनना, एक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू होना, और तीसरा यूएन के चार्टर साइन होना, है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एट प्रेजेंट 193 कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ द यूएन। साउथ सुडान इज द लेटेस्ट मेंबर। लेटेस्ट मेंबर या लास्ट मेंबर जो भी आप कह लीजिए। तो 193 कंट्रीज में साउथ सुडान जो है रिसेंटली ऐड हुआ है, ठीक है। साउथ सुडान एक बार मैप में हम लोग देख लेते हैं किधर पड़ता है। ये देखिए, ये है आपका मैप, और ये रहा आपका साउथ सुडान, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा। मैप हम लोगों ने कई बार डिस्कस किया, हर वीडियो में हम मैप डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो वो बार बार मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, बट आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया हो गया होगा कि हमारा अफ्रीका है। अफ्रीका में इधर मेडिटेरेनियन सी है, ये आपका रेड सी है, ये सब चीजें आपको सब मैंने बताई हुई है ना। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो साउथ सुडान का लोकेशन भी देख लीजिए, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में पड़ेगा, है ना। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द यूएन चार्टर केम इनटू फोर्स ऑन October 24, 1945, when the government of China, France, UK, and Soviet Union, and the USA, and a majority of other countries had ratified it. तो जब इन देशों ने उसको एक, मतलब ओके का, एक आप कह सकते हो पास का सर्टिफिकेट दे दिया, तो फिर यूएन चार्टर को लाया गया, मतलब इफेक्ट में लाया गया, ठीक है। और वो डेट थी 24 अक्टूबर 1945, ठीक है। तभी के जो आपकी चाइना की गवर्नमेंट थी, फ्रांस की गवर्नमेंट थी, यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम, हमने पढ़ा है यूके पिछले वीडियो में, आपने अगर देखा हो कि यूके, ब्रिटिश आइजल्स और ब्रिटेन, इसमें क्या डिफरेंस है ना। तो ये आप जरूर से देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। और साथ ही साथ सोवियत यूनियन, सोवियत यूनियन आपको पता है ना क्या है? ये यूएसएसआर, जिसको अभी मॉडर्न डे रशिया बोलते हैं, वो 15 कंट्रीज का एक ग्रुप हुआ करता था, ठीक है। तो वो 15 कंट्रीज से टूट गया, और अभी सिर्फ तो रशिया ही बचा है हमारे पास, बट 15 कंट्रीज अलग अलग हो गई है। तो उसी को सोवियत यूनियन बोल रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जिसको यूएसएसआर बोलते थे पहले हम लोग। द प्रियम्बल ऑफ द टू द चार्टर वाज द वर्क ऑफ फील्ड मार्शल स्मर्ट्स, ठीक है। तो अब ये क्या बोल रहा है, जो प्रियम्बल बनाया गया, जैसे कि आपको पता है ना कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रियम्बल है, जिसको संविधान की आत्मा कहा जाता है ना, तो वो है क्या? वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलनरी, मतलब ऐसे करके पूरा बनाया हुआ है प्रियम्बल। तो उसी तरह से ये जो आपका यूएन है, उसका जो प्रियम्बल है, वो किसका काम है, वो किसने बनाया है? वो फील्ड मार्शल स्मर्ट्स, ठीक है। तो ये फील्ड मार्शल स्मर्ट्स थे, उन्होंने इसको प्रिपेयर किया, या उन्होंने उसको ऐड किया है, ठीक है। नेक्स्ट, द हेडक्वार्टर ऑफ द यूएन इज सिचुएटेड इन द न्यूयॉर्क। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ यूएन का सिचुएटेड है? वो आपका न्यूयॉर्क में है, ठीक है। न्यूयॉर्क भी अमेरिका में पड़ता है। जॉन डी रॉकफेलर हैड डोनेटेड 17 acres of land in Manhattan Island, on which a 39-storied secretariat building of the UN has been constructed, ठीक है। तो ये उतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है ना, उतना आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं किसने क्या लैंड डोनेट किया और क्या मतलब है, उतना जरूरत नहीं। बट आपको हेडक्वार्टर पता होना चाहिए, फाउंडिंग ईयर वगैरह पता होना चाहिए, लास्ट मेंबर कितने मेंबर कंट्रीज हैं, फाउंडिंग के टाइम पे कितने मेंबर्स थे, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है ना। आगे बढ़ते हैं। The main office of the UN was built in 1952, where the first meeting of the General Assembly was held in 1952, ठीक है। तो ये भी एक टॉपिक है इंपॉर्टेंट याद करने लायक, कि फर्स्ट मीटिंग ऑफ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली कब हुई थी? तो वो हुई थी 1952 में, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछ सकता है कि द फॉर्मेशन ऑफ ईयर ऑफ यूएन वाज 1942, बट व्हाट वाज द फर्स्ट मीटिंग ईयर ऑफ यूएन जनरल असेंबली, ठीक है। तो अब उसमें ऑप्शन में देगा 1945, 46, 47, 52। तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि 45 में बना था, तो जाहिर सी बात है 45 में ही होनी चाहिए मीटिंग। तो वो चांसेस है कि थोड़ा सा गलत कर लो आप। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, 1952 में इसकी पहली मीटिंग हुई थी, ये याद करना जरूरी है।
नेक्स्ट। अच्छा, ये यूएन का सिंबल है, ठीक है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि यहाँ पे दो लीफ है, यहाँ पे एक ग्लोब बनाया गया है, मतलब सारे देश का मैप है, और दिखाया गया है कि सबको एक साथ यूनाइट होकर के रहना है, ठीक है। एक सिंबल बनाया गया है। ओके। ये कौन है, ये आपको पता है? ये एंटोनियो गुटरेस हैं, और ये सेक्रेटरी जनरल हैं इस समय यूनाइटेड नेशंस के। और ये सेकंड टर्म के लिए अपॉइंट हुए हैं। सेकंड टर्म का मतलब क्या है कि पहले भी, मतलब इसके जस्ट पहले भी ये थे, और फिर इनको रिपीट किया गया है ना, एंटोनियो गुटरेस को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द यूएन चार्टर इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूएन। It contains the aims and objectives of the UN and the rules and regulations for achieving these aims and purposes. तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो चार्टर साइन किया गया था वो 50 देशों के द्वारा किया गया था। उस समय मैंने आपको बताया था ना कि एक रूल बुक होती है जिसमें लिखा होता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो बन रही है वो कैसे क्या काम करेगी, क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो वो चीज मतलब ये इसके चार्टर में लिखा हुआ है यूएन के, ठीक है। ये क्या इसको करना है, क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या इसका रूल्स रहेगा, कैसे ये उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करेगा, वो सब चीजें बताई गई हैं। नेक्स्ट, द फ्लैग ऑफ द यूएन। व्हाइट यूएन एम्बलम, टू बेंट ऑलिव ब्रांचेस, ओपन एट द टॉप, ठीक है। दो ऑलिव ब्रांचेस जो कि अभी हमने ऐसे ऐसे करके सिंबल में देखा, ऐसे करके जो बनी हुई थी इस तरह से, ठीक है। एंड इन बिटवीन देम इज अ वर्ल्ड मैप। ये ऐसे करके सर्कल में पूरा वर्ल्ड मैप बना हुआ था, ठीक है। ऑन अ लाइट ब्लू बैकग्राउंड, ठीक है। अभी मैंने जस्ट आपको दिखाया, एक बार और देख लीजिएगा, ठीक है। ये हो गए ऑलिव ब्रांचेस आपकी, ये दोनों एक, और ये दोनों ओपन एट द टॉप, ठीक है। ओपन यहाँ पे खुली हुई है ये दोनों। सेंटर में क्या है, सेंटर में एक वर्ल्ड मैप है पूरा, और लाइट ब्लू बैकग्राउंड है, ठीक है। तो ये चीज है, यही आपका पूरा फ्लैग है इसका। नेक्स्ट, लैंग्वेजेस ऑफ द यूएन। तो ऑफिशियल लैंग्वेज में क्या क्या है? एक तो हो गया इंग्लिश, एक हो गया फ्रेंच, एक हो गया चाइनीज, एक हो गया रशियन, एक हो गया अरेबिक, एक हो गया स्पेनिश, ठीक है। अब आपके मन में आ रहा होगा ये सब सवाल कि हिंदी क्यों नहीं है या उर्दू क्यों नहीं है, ये सब चीजें भी हम आगे देखेंगे, ठीक है। बट द वर्किंग लैंग्वेजेस आर इंग्लिश एंड फ्रेंच ओनली। बट जनरली जो वर्किंग होती है, जो मतलब आपके जो भी चार्टर, मतलब जो भी आपके इसके पैम्पलेट्स वगैरह बनते हैं, या जो भी इसके स्लोगन्स वगैरह बनते हैं, या और भी जो भी इसके मतलब रूल्स वगैरह बताए जाते हैं, वो सभी चीजें इंग्लिश और फ्रेंच में रहती हैं ना। नेक्स्ट पढ़ेंगे कि क्या क्या आपके अंग होते हैं, ठीक है, अलग अलग ऑर्गन्स क्या क्या हैं। तो उसमें से एक अंग जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल है। नाम से ही समझ में आ रहा है, सिक्योरिटी यानी कि प्रोटेक्शन वगैरह प्रोवाइड करना। तो अब पुलिस क्या करती है हमारे लिए? हमारा सिक्योरिटी तो करती है पुलिस, हमारे को प्रोटेक्शन ही तो प्रोवाइड करती है ना। तो एक तरह से पुलिस मैन ऑफ द वर्ल्ड किसको कहा जाता है? वो सिक्योरिटी काउंसिल को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, ओनली द परमानेंट मेंबर्स हैव द राइट टू वीटो। वीटो आपको पता है क्या होता है? जैसे कि हम कह सकते हैं कि वीटो एक ऐसी पावर है कि अगर कोई भी लॉ बनाया जा रहा है, मतलब यूएन के द्वारा, उसके बॉडीज के, उसके मेंबर्स के द्वारा, तो अगर कोई भी देश को वो लॉ नहीं पसंद है, या कोई भी देश को वो इंफॉर्मेशन नहीं पसंद है, तो वो तुरंत वीटो कर देगा। वीटो का ये मतलब है कि वीटो करने से क्या होगा कि वो देश, या मतलब बाकी देश फिर उस लॉ को बना नहीं पाएंगे। जैसे कि मान लीजिए कि हमने कोई एक देश, जैसे हम इंडिया ने कई बार कोशिश की है कि पाकिस्तान को एक टेररिस्ट नेशन डिक्लेयर किया जाए, या इसको ब्लैक लिस्ट में डाला जाए। इससे क्या होगा कि पाकिस्तान के ऊपर कई तरह के सैंक्शंस लग जाएंगे, उसको वर्ल्ड बैंक से लोन नहीं मिलेगा, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी उसको, ताकि उसको अपना ये समझ में आए कि ताकि उसको अपना टेररिज्म रोकने में मजबूर हो जाए वो। बट चाइना क्या करता है, अभी मैं बताता हूँ चाइना क्यों ऐसा करता है। चाइना उसका अपने वीटो पावर का यूज करके वहां पे वीटो लगा देता है। तो वीटो लगाने से क्या होता है कि फिर पाकिस्तान के ऊपर वो बैन या वो सैंक्शंस नहीं लग पाते, ठीक है ना। उसको कभी भी टेररिस्ट नेशन का दर्जा नहीं मिल पाता। तो ये वीटो होता है, मतलब कोई भी लॉ को बनने से रोकने में ये वीटो काम आता है, ठीक है। वीटो का कई बार मिसयूज भी होता है, जैसे चाइना भी मिसयूज ही कर रहा है एक तरह से, ठीक है। रशिया ने क्या किया, जैसे अभी ये चारों पांचों देश जो इसके परमानेंट मेंबर्स हैं और अलग मेंबर्स जो भी हैं, वो सब मिलकर के चाहते थे, जब रशिया और यूक्रेन की वॉर हो रही थी, कि रशिया के ऊपर कई सारे सैंक्शंस लगा दिए जाएं, रशिया को एकदम दुनिया से अलग थलग कर दिया जाए, और बहुत सारे इनके ऊपर मतलब बंदिशें लगा दी जाएं। तो ये सब कुछ हुआ, सारे लॉ वगैरह आए, सारे देश ने सब कुछ कर भी दिया, बट रशिया ने अपने आप को बचा लिया, अपना ही ऊपर वीटो लगा लिया। तो वीटो लगाने से क्या हो गया कि कुछ नहीं हुआ उसका, वो बच गया। तो वही चीज है, जो मेंबर्स हैं वो एक तरह से मिसयूज भी करते हैं ना।
तो 5 परमानेंट मेंबर्स में कौन कौन है इसके? एक यूएसए है, एक रशिया है, एक यूनाइटेड किंगडम यूके है, एक फ्रांस है और एक चाइना है। ठीक है। अब ये लैंग्वेज जब आप देखोगे ना, जो मैंने अभी बात किया, वो लगभग लगभग इसी से है। रशियन हो गया, इंग्लिश हो गया, फ्रेंच हो गया, चाइनीज हो गया। तो ये लैंग्वेजेस इन्हीं देशों की वजह से आई हैं। ठीक है। इनकी अपनी जो जो भी नेटिव लैंग्वेज है वो उन्होंने यूएन के लैंग्वेज बना के रखी है। ठीक है। अब यहाँ पे भी एक और चीज है हमारी हिस्ट्री से रिलेटेड, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि हुआ क्या था ना, कि जब ये यूएन बन रहा था तो इंडिया को इसकी परमानेंट मेंबरशिप ऑफर हुई थी। लेकिन हमारे नेहरू जी ने क्या किया, उस समय उनको था कि हिंदी चीनी भाई भाई का नारा वगैरह लगता था और ये सब बहुत सारी चीजें होती थी, तो उन्होंने आउट ऑफ फ्रेंडशिप चाइना को ये सीट ऑफर कर दी कि आप बन जाओ परमानेंट मेंबर, हम आपकी वजह से नहीं बनेंगे। ऐसा कुछ उन्होंने कर दिया। उनको लगा था चाइना काफी अच्छा है, हमारा मतलब भला चाहता है, हमारा ट्रस्टवर्दी है। बट आप सबों को पता है कि मतलब चाइना ने क्या किया। वो वॉर वगैरह में, जब इंडो सिनो वॉर हुई थी उसमें हमारा आज भी वो एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है, मतलब अक्साई चीन वगैरह का पार्ट कब्जा करके रखा है और सीपीईसी बना के रखा है। तो क्या क्या किया चाइना ने, तो वो एक बहुत बड़ा स्टेप था जो कि नेहरू जी ने लिया। आगे बढ़ते हैं। मेन ऑर्गन्स ऑफ यूएन। ठीक है। अब ऑर्गन्स देखते हैं क्या क्या है। द मेन ऑर्गन्स ऑफ द यूएन आर, पहला है जनरल असेंबली। ठीक है। दूसरा है द सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है। थर्ड है द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, आईसीजे। आईसीजे आपको पता है, जो केदार जाधव वाला केस हुआ था जिसको पाकिस्तान फांसी लगाने वाला था, जो इंडिया का आई गेस एजेंट है वहां पे। तो आईसीजे में मामला चला था, तो आईसीजे ने इस पे स्टे लगा दिया कि आप अभी उसको फांसी नहीं दे सकते हैं ना, हम इस पे डिसीजन देंगे तब फिर आपको। मतलब यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, जो इंटरनेशनल लेवल के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स दो कंट्रीज के बीच में, वो यहाँ पे देखे जाते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। ठीक है ना। नेक्स्ट सिक्योरिटी काउंसिल, आपको पता है अभी मैंने बताया पुलिसमैन वाला काम। द यूएन सेक्रेटरीट। ठीक है। तो ये सभी कब स्टैब्लिश हुए थे? ये सभी 1945 में हुए थे, जब यूएन बना था। तो उसी के साथ भी इन बॉडीज को बना दिया गया था। ठीक है। अब हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं। तो आज इनमें से दो हम पढ़ लेंगे, जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, दो ही हम पढ़ लेंगे। और बाकी जो आईसीजे है, यूएन सेक्रेटरीट है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है। चलिए आइए देखते हैं जनरल असेंबली के बारे में। The General Assembly is the main deliberative, policy making and representative organ of the UN. तो जनरल असेंबली का क्या काम है? जैसे नाम से ही क्लियर है, बड़ा जनरल। जनरल का मतलब होता है वो सारी चीजें जो कि सबके लिए एसेसिबल हो। तो ये क्या करता है? ये पॉलिसी मेकिंग का काम करता है। ठीक है, यूएन की पॉलिसी मेकिंग का काम ये करता है जनरल असेंबली आपका। All 193 member states of the UN are represented in the General Assembly, making it the only UN body with universal representation. तो क्या बोल रहा है कि ये जो टोटल 193 देश जो इसके मेंबर्स हैं, वो कोई ना कोई अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं इसकी मीटिंग्स में। और ये एक ऐसी बॉडी है यूएन की जिसको यूनिवर्सल रिप्रेजेंटेशन मिला हुआ है, यानी कि पूरी दुनिया में इसमें कोई ना कोई आता है आपका रिप्रेजेंट करने अपने देश को इस यूएन की बॉडी में। ठीक है, जनरल असेंबली में। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो चीज आपको याद रखने की वो ये है कि ये पॉलिसी मेकिंग बॉडी है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ईच ईयर इन सितंबर the full UN membership meets in the General Assembly Hall in New York for the annual General Assembly session. तो हर साल क्या होता है, इनका एक जनरल असेंबली सेशन होता है, जिसमें कि मैंने आपको बताया था ना कि हेडक्वार्टर इनका कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में। तो न्यूयॉर्क में ये लोग मिलते हैं, मतलब सब देश के एक एक रिप्रेजेंटेटिव आते हैं और वो मिलते हैं। ठीक है, कहाँ पे मिलते हैं? जनरल असेंबली सेशन के अंतर्गत मिलते हैं, जनरल असेंबली हॉल में, और न्यूयॉर्क में मिलते हैं। ठीक है। एंड जनरल डिबेट विच मेनी हेड्स ऑफ द स्टेट अटेंड एंड एड्रेस। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि कई सारे देश के जो अपना रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो आते हैं, अपना स्पीच वगैरह देते हैं, वो बोलते हैं उसके बारे में क्या क्या उसमें जो भी चीजें ऐड की जानी है या जो जो नए नए रूल्स बनाने हैं, वो सब चीजें वो बोलते हैं। Decisions on important questions such as those on peace and security, admission of new members। तो इसमें क्या क्या चीजें डिस्कस होती हैं वो मैं बता रहा हूँ। जैसे कि पीस और सिक्योरिटी का मुद्दा डिस्कस होता है। ठीक है, कि क्या नेशन में भी मतलब वर्ल्ड वाइड पीस चल रहा है, और क्या चीजें और करनी चाहिए जिससे कि हमारा जो वर्ल्ड है और सिक्योर हो जाए, और चीजें लड़ाई वगैरह ना हो। जैसे कि अभी रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है, तो उसके बारे में भी डिस्कशन हुआ होगा, ऑब्वियस सी बात है। एडमिशन ऑफ न्यू मेंबर, कौन कौन से नए मेंबर को देश को जोड़ना है इसमें। अभी 193 ही जुड़े हैं, सब तो जुड़े नहीं है। किसको जोड़ना है, किसको नहीं जोड़ना है, क्या करना है, वो सब बातें होती है।
बजटरी मैटर्स, ठीक है, क्या इनका बजट है, कितना इनको खर्च करना है पीस पे, कितना इनको खर्च करना है सिक्योरिटी पे, ये सब चीजें डिस्कस होती है। रिक्वायर, ठीक है, अ टू थर्ड मेजोरिटी ऑफ द यूएन जनरल असेंबली। तो इन सब चीजों को पास कराने के लिए, जैसे हमारे लोकसभा में भी ये होता है ना, टू थर्ड मेजोरिटी वगैरह चाहिए होती है किसी भी बिल को बिल बनाने के लिए, तो उसी तरह से यहाँ पे भी है कि टू थर्ड मेजोरिटी ही चाहिए होती है आपका किसी भी डिसीजन को पास कराने के लिए। जैसे टू थर्ड मेजोरिटी आपको पता होगा ना क्या है, जैसे कि 300 लोग हैं किसी मीटिंग में, ठीक है, तो टू थर्ड मेजोरिटी कैसे बनेगी, वो 200 लोग से बन जाएगी। मतलब अगर 300 में से आपके 200 लोगों ने इसके पॉजिटिव में वोट कर दिया, मान लीजिए कि कोई लॉ है उसको बनाने के लिए बात हुई है, तो 300 में से 200 लोगों ने इसके फेवर में वोट कर दिया कि हाँ ये लॉ जाना चाहिए, तो वो लॉ बन जाएगा, है ना। 100 लोग अगर नहीं भी हैं फेवर में तो कोई बात नहीं, बट टू थर्ड हो गया तो वो काम चल जाएगा आपका। नेक्स्ट, डिसीजन ऑन द क्वेश्चंस आर बाय सिंपल मेजोरिटी, ठीक है। द जनरल असेंबली ईच ईयर सेलेक्ट्स अ जनरल असेंबली प्रेसिडेंट टू सर्व वन ईयर टर्म ऑफ ऑफिस। तो ये क्या बोल रहा है, जो डिसीजंस होते हैं क्वेश्चंस पे, यानी कि कुछ क्वेश्चंस पुट अप होने वाले होते हैं उस पे, उसके लिए जो मेजोरिटी चाहिए होती है वो सिंपल मेजोरिटी चाहिए होती है। सिंपल मेजोरिटी का मतलब है कि अगर 15 लोग हैं तो 7 लोग अगर नहीं बोल रहे हैं, अगर और अगर 8 लोग हाँ बोल रहे हैं तो भी वो काम चल जाएगा। यानी कि अगर मतलब जैसे कि 200, मैंने बताया ना टोटल 300 मेंबर है मान लीजिए किसी भी चीज के लिए, तो 200 अगर वोट करेंगे तो वो मतलब वो बिल वगैरह बन जाएगा या वो लॉ बन जाएगा उसका जो भी है। और अगर 200 के मान लो कि मैं बोलता हूँ इसका आधा कितना होगा, 150 होगा, तो अगर 150 से एक ज्यादा है, यानी कि सिंपल मेजोरिटी का हो गया 151 भी अगर बोलते हैं ना क्वेश्चन के लिए, अगर कोई क्वेश्चन पुट अप होने वाला है तो 151 भी बोलेंगे कि हाँ ये क्वेश्चन पुट अप होना चाहिए, तो वो क्वेश्चन पुट अप होगा। अगर 149 मना भी कर रहे हैं ना तो उससे कोई दिक्कत नहीं, सिंपल मेजोरिटी इसको हम कहते हैं। नेक्स्ट, जनरल असेंबली ईच ईयर इलेक्ट्स अ जनरल असेंबली प्रेसिडेंट। अच्छा, इसमें क्या होता है कि जनरल असेंबली जो बैठी है, अभी जो मैंने बात की ना, जनरल असेंबली न्यूयॉर्क में बैठ रही है और वो डिस्कस कर रहे हैं वो सब चीजें, तो उसमें से एक प्रेसिडेंट बनता है जो कि 1 साल का उसका टर्म रहता है ऑफिस का, ठीक है, 1 साल वो पूरा ऑफिस का जो भी मतलब काम धाम है, काम काज है, वो ये संभालेगा। तो अगले साल फिर एक मीटिंग होगी, फिर एक नया प्रेसिडेंट, अगले साल फिर एक मीटिंग, फिर एक नया प्रेसिडेंट, ऐसे ये लोग काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, तो यहाँ तक हमारा जनरल असेंबली था। अब हम देखते हैं सेकंड विंग जो है उसकी, वो सिक्योरिटी काउंसिल, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। द सिक्योरिटी काउंसिल हैज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर द यूएन चैप्टर फॉर द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो जैसे कि इसके नाम में ही सिक्योरिटी है, तो हमको ये समझ में आ रहा है कि ये सिक्योरिटी की बात करता है, ठीक है, इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी के लिए। इट हैज 15 मेंबर स्टेट्स आर ऑब्लाइज्ड टू कंप्लाई विद काउंसिल डिसीजंस। तो इसके जो 15 मेंबर स्टेट्स हैं उनको इसके जो काउंसिल का जो डिसीजन लिया गया है उससे कंप्लाई करना ही पड़ेगा, ठीक है। ऐसा कुछ रहता है इनका कि इनको 15 को जो मेंबर स्टेट्स हैं वो ऑब्लिगेटेड है कि इनको इस काउंसिल के डिसीजन से एग्री करना पड़ेगा। द सिक्योरिटी काउंसिल टेक्स द लीड इन डिटरमाइनिंग द existence of a threat to the peace or act of aggression। तो सिक्योरिटी काउंसिल क्या करती है, वो एक तरह का डिसीजन ये लेती है कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कि थ्रेट पोजेस कर रही हैं इंटरनेशनल पीस को, यानी कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से इंटरनेशनल पीस खराब हो रहा है, या फिर कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि एक एग्रेशन के अंतर्गत आ रही है। नहीं, एग्रेशन का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा हिंसक होना या बहुत ज्यादा अटैकिंग मोड में आ जाना। तो जब कोई ऐसा देश करता है जैसे कि रशिया ने यूक्रेन के ऊपर किया, वो सब चीजें सिक्योरिटी काउंसिल में डिस्कस होती हैं। It calls upon the parties to a dispute to settle it by peaceful means and recommends them methods of adjustment or terms of settlement। तो ये क्या करता है, जो भी पार्टीज है एग्रेसिव हो रही है, जैसे यूक्रेन रशिया ही हम करंट एग्जांपल ले लेते हैं, तो वो क्या करेगा, यूक्रेन के प्रेसिडेंट को बुलाएगा, रशिया के प्रेसिडेंट को बुलाएगा और साथ में कहेगा कि, और कुछ सजेशंस भी देगा कि एक काम करो, आप इतनी जमीन रख लो, आप इतनी जमीन रख लो, आप ये समझौता कर लो, आप वो समझौता कर लो, इस तरह से कई सारे सजेशंस देगा। और पीसफुली कहेगा कि आप एक दूसरे से संधि कर लो या ट्रीटी कर लो और बस शांत हो जाओ, इस मैटर को यहीं खत्म कर दो, ज्यादा झगड़ा वगड़ा मत करो, ठीक है। ऐसा ही समझाता है। इन सम केसेस द सिक्योरिटी काउंसिल कैन रिजोर्ट टू इम्पोजिंग सैंक्शंस। जैसे मैंने बताया ना कि सैंक्शंस वगैरह लगा देने पे क्या हो जाता है, उस देश का काफी लॉस हो जाता है, उसको कहीं से लोन नहीं मिलता है,
ये सब चीजें हो जाती है। जैसे रशिया के ऊपर सैंक्शन वगैरह लगने वाला था, बट उसने वीशन वीटो यूज कर लिया, बट अभी भी बहुत सारे सैंक्शन लगे हुए हैं रशिया के ऊपर, है ना। इस तरह से इंडिया भी चाहता है कि पाकिस्तान के ऊपर लग जाए, बट वो हो नहीं रहा है क्योंकि चाइना अपना वीटो यूज कर ले रहा है, वही सेम चीज। तो कभी कभी क्या होता है कि जब वो देश नहीं मानते हैं, मतलब आपस में लड़ाई वगैरह चालू रखते हैं, तो फिर उनके ऊपर सैंक्शंस लगाया जाता है, और इवन ऑथराइज द यूज ऑफ फोर्स टू मेंटेन और रिस्टोर द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। और जब एकदम हद पार हो जाती है, मतलब जब यूएन को लगता है कि अब बहुत ज्यादा हो रहा है, सर के ऊपर से पानी निकल गया है, तो वो लोग क्या करते हैं, फिर वो लोग फोर्स यूज करते हैं। मतलब फोर्स का मतलब है या तो फिर वो मतलब किसी देश की फोर्स भी यूज कर सकते हैं, मिलिट्री वगैरह, या तो फोर्स का मतलब यहाँ पे ये भी है कि वो फिर आपको प्रेशराइज करेंगे, किसी ना किसी तरह से आपके ऊपर दबाव दबाव बनाएंगे कि तुम इसको जो भी पीस ट्रीटी है इसको साइन करो और अपना झगड़ा वगैरह खत्म करो, है ना। वही चीज है, इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को रिस्टोर करने के लिए वो दबाव बनाएंगे आपके ऊपर। द सिक्योरिटी काउंसिल हैज अ प्रेसिडेंसी विच रोटेट्स एंड चेंजेस एवरी मंथ। जैसे भी हमने देखा, जनरल काउंसिल की जो प्रेसिडेंसी होती है वो क्या होती है, हर साल मतलब एक प्रेसिडेंट उन्होंने अपॉइंट किया, वो एक साल काम करेगा, फिर अलग जनरल असेंबली की मीटिंग होगी, फिर उसमें एक प्रेसिडेंट अपॉइंट होगा, फिर वो एक साल के लिए काम करेगा। लेकिन जो सिक्योरिटी काउंसिल की जो प्रेसिडेंसी होती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ 1 महीने के लिए होती है, और ये हमेशा रोटेशन पीरियड में चलती रहती है। मतलब आज आप बन गए, कल हम बन गए, परसों कोई और बन गया, इस तरह से हर मंथ ये चेंज होती रहती है ना, सिक्योरिटी काउंसिल की जो प्रेसिडेंसी होती है, सिक्योरिटी काउंसिल का जो प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। तो आज के लिए हम इस वीडियो में इतना ही रखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिलेंगे तो यूएन का हम सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।